नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से साइकोलॉजी प्रैक्टिकल मेंटल वर्क एंड फटीग के बारे में बात करूंगा। इस प्रैक्टिकल को किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है और कंडक्ट करने के बाद इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप किस तरीके से फाइल के रूप में तैयार करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप चूँकि ये प्रैक्टिकल करेंगे और ये एक एक्सपेरिमेंट है, तो आप एक्सपेरिमेंटर होंगे और जिसके ऊपर आप करेंगे वो आपका सब्जेक्ट होगा। मेंटल वर्क एंड फटीग के लिए कई मेथड्स हैं। हम जो आपको मेथड्स बताएंगे वो गुणन विधि के द्वारा बताएंगे या मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, और उसके लिए हम एक वैलेंटाइन सीट का प्रयोग करते हैं। ये वैलेंटाइन सीट है। इस वैलेंटाइन सीट में हम 4 संख्याओं का एक पेयर बना के गुणा करते हैं और फिर ऊपर की एक संख्या को छोड़ते जाते हैं और फिर 4 का पेयर बनाते जाते हैं। वो हम आपको अभी आगे बताएंगे किस तरीके से गुणा किया जाएगा। तो पहला कॉलम होगा, इसमें हम गुणा करते हुए चले जाएंगे, फिर ये जब समाप्त हो जाएगा तो फिर इसमें करते हुए चले जाएंगे, फिर इसमें, और ये 1 घंटे लगातार करवाया जाता है सब्जेक्ट से, और हर 2 मिनट पर उसे संकेत दिया जाता है कि 2 मिनट ओवर। तो आप 2 मिनट पर संकेत देने के लिए कोई भी आप संकेत यूज कर सकते हैं। आप यस या जो भी 1 घंटी बजा दें और कहें कि 2 मिनट हो गया है, और सब्जेक्ट वहाँ पर जहाँ पर भी गुणा कर रहा होगा वहाँ पर वो लाइन खींच देगा। फिर आगे के जब 2 मिनट होंगे तो फिर वहाँ पर वो 2 लाइन, वहाँ पर 1 लाइन वो खींच देगा और इस तरीके से करता जाएगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आगे फिर वो रीस्टार्ट करेगा, और इस तरीके से आपके 1 घंटे में 30 ट्रायल्स हो जाएंगे। साथ ही लास्ट में जब 2 ट्रायल्स बचते हैं, अर्थात जब 4 मिनट बचता है, तो फिर सब्जेक्ट को एक बार बता दिया जाता है कि अब सिर्फ 2 ट्रायल्स शेष बचे हैं। तो जो सब्जेक्ट होता है वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ फिर से काम में लग जाता है और वो काम में तेज़ी आती है। तो इसके द्वारा हम, इस प्रैक्टिकल के द्वारा हम ये देखते हैं कि जब हम किसी सब्जेक्ट के ऊपर या किसी को जब हम ज़्यादा काम कराते हैं और मानसिक थकान होती है तो उससे गलतियां भी होती हैं, और अगर उस थकान को हम दूर कर दें तो उसके कार्य में किस तरीके से प्रगति आती है। तो इस प्रैक्टिकल का एक मुख्य उद्देश्य यही है। अब इस सीट में जो नंबर्स दिए हैं उनका मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इसमें गुणा किया जाता है। तो ये देखिए, मैंने उसके 2 कॉलम के नंबर ले लिए हैं और उसमें किस तरीके से गुणा करना है ये मैं आपको अब बताऊंगा। तो इसमें करना क्या होता है कि पहली संख्या को हमने क्या बताया था कि 4 नंबर का पेयर बना के, तो ये 1 2 3 4। अब इसमें हम क्या करेंगे कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करेंगे, 24। इससे जो प्राप्त गुणनफल है इसकी इकाई क्या हो गई, 4 को हम 3rd नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे प्राप्त गुणनफल की इकाई अर्थात गुणनफल क्या होगा, 4 × 5 20। अब हम 20 का अगर हम यूनिट नंबर देखें तो 0। अगर कहीं पर 0 यूनिट नंबर आता है, इकाई की संख्या आती है, तो हम उसको 1 मान लेंगे और 1 मानकर फिर अगली संख्या से गुणा करेंगे, चौथी संख्या से। वो हो जाएगा 1 को अगर 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और 7 अर्थात इसका यूनिट नंबर, और यूनिट नंबर ये ही है, तो हम यहाँ पर चौथी संख्या के सामने इसका यूनिट नंबर लिख देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद से हम क्या करेंगे कि अब हम ऊपर की एक संख्या छोड़ देंगे और फिर आगे के हम 4 संख्या का पेयर बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये बन जाएगा 4 संख्या का पेयर। फिर हम वही काम करेंगे, पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करेंगे, 15। इससे प्राप्त गुणनफल की इकाई 5 को हम 7 से गुणा करेंगे, 35 का फिर यूनिट नंबर में लेंगे और उसको फिर हम 9 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 45। अब इसका यूनिट नंबर क्या हुआ, 5, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, अब ऊपर की एक संख्या और छोड़ देंगे। अब हम उसके बाद से फिर यहाँ से लेके 4 का बनाएंगे। इस तरीके से हमको 4 संख्या का पेयर बनाना है और फिर पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करना है, 35 हो जाएगा। 5 को फिर हम 9 से करेंगे, 45 हो जाएगा, और 45 को फिर हम 45 में 5 को अगर हम 4 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। अगर 20 यूनिट नंबर
ऐसी आती है जो चौथी संख्या के सामने लिखनी है, तब हम वहाँ पर एज इट इज़ 0 ही लिखेंगे। और गुणा करने का नंबर अगर आएगा तो हम 0 को 1 मानकर गुणा आगे की संख्या से करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब मान लीजिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, 2 मिनट हो गया, सब्जेक्ट यहाँ तक पहुँचा है, 2 मिनट हो गया, तो आप यहाँ पर जैसे कहेंगे 2 मिनट ओवर, सब्जेक्ट यहाँ पर लाइन खींच देगा और अपना काम आगे करता चला जाएगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट कॉलम पे। अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमने कहा कि पहली संख्या को छोड़ के दूसरी संख्या से, फिर दूसरी संख्या को छोड़ते, तो यहाँ पे 3 संख्या छूट जाती हैं, क्योंकि पहली संख्या को गुणा करते हैं, दूसरी संख्या को तीसरे से गुणा करके यहाँ पर हम लिख लेते हैं। लेकिन अब हम आगे जब आएंगे, जब नेक्स्ट रो पे, तो नेक्स्ट कॉलम पे, तो हम फिर रीस्टार्ट के तरीके से ही करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने छोड़ दिया, तो हम 2, 8, 1 की गुणा के बाद 6 से गुणा नहीं करेंगे, फिर हमारा नया स्टार्ट होगा। 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, 8 को 4 से गुणा करेंगे 32, 32 को 7 से गुणा करेंगे 7 को 7 दूनी 14, और यहाँ पर हम 4 का यूनिट नंबर 4 यहाँ पर लिख देंगे। और फिर उसी तरीके से हम करते चलेंगे, और जहाँ 2 मिनट आएगा वहाँ पर हम 2 मिनट के लिए लाइन खींच देंगे। और इस तरीके से हम 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 मिनट के हिसाब से 30 ट्रायल हम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक एक कॉलम कंप्लीट करते जाना है और नया स्टार्ट करके जहाँ भी 2 मिनट आएगा, मान लीजिए यहाँ पर आप गुणा करके यहाँ तक गुणा करके आए हैं और यहाँ 2 मिनट हो गया, तो आप यहीं पर लाइन खींच देंगे, फिर आगे अपना काम करते चले जाएंगे। और फिर उसके बाद से जब 1 घंटा हो जाएगा, तो आप सब्जेक्ट से ये सीट ले लेंगे, ये सीट अर्थात ये सीट जिस पे कि सब्जेक्ट ने गुणा किया होगा, इस सीट को लेके फिर आप की से आप इसके रिस्पांस को चेक करेंगे, और जहाँ पर गलत होगा वहाँ पर आप गलत का निशान लगा देंगे, और जो सही होगा उसको आगे चलते जाएंगे। और फिर उसमें आप टोटल वर्क डन, एरर और करेक्ट रिस्पांस गिनकर अपना टेबल बना लेंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे, तो गुणा करते समय आपको इन नंबर्स को ही लेना है। यहाँ लिखने के बाद आप इन नंबर से कोई मतलब नहीं रखेंगे। आपने जैसे चौथे नंबर के सामने संख्या लिखी, आपका काम ख़त्म, फिर इसके सामने चौथा संख्या लिखा, इस काम ख़त्म। इसको मल्टीप्लिकेशन में हम कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे। जब हमें 4 संख्याओं का पेयर बना के मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमको इधर के नंबर को ही, इस साइड के नंबर को ही लेकर गुणा करनी है। नहीं तो अगर आप इधर से कर देंगे तो फिर हम आंसर की के द्वारा सही रिस्पॉन्स हम नहीं मिला पाएंगे। और उसके बाद से ये स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच से आप 2 मिनट देख के हर 2 मिनट पर आप 2 मिनट ओवर या 2 मिनट हो गए, जो भी आपको एक संकेत बनाए होंगे, सब्जेक्ट को समझा देंगे और सब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग करना होगा। तो आप निर्देश ठीक ढंग से देंगे तो सब्जेक्ट भी अच्छे से उसको करेगा। आपको पता होना चाहिए कि आप निर्देश क्या दे रहे हैं। सीधी सी सिंपल सी बात है कि आप इसमें कह सकते हैं कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करना है, प्राप्त गुणनफल की इकाई को तीसरी संख्या से गुणा करना है, उससे प्राप्त गुणनफल की इकाई को चौथी संख्या से गुणा करना है, और जो गुणनफल की इकाई आएगी उसे चौथी संख्या के सामने लिख देंगे। लेकिन अगर चौथी संख्या के सामने इकाई का अंक 0 होता है, तो हम उसे 1 मानकर या 1 मानकर अगली संख्या से गुणा करेंगे और फिर उसे लिखेंगे। और अगर चौथी संख्या का इकाई 0 आता है और उसे लिखना है हमें उसके नंबर के सामने, तो हम एज इट इज़ 0 लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आप प्रयोग संख्या, क्योंकि ये प्रयोग है, फिर प्रयोग का नाम, फिर सैद्धांतिक पक्ष, कार्य, मानसिक कार्य में थकान है तो पहले आप कार्य के बारे में लिख दें, समझा दें अच्छे से, उसकी परिभाषा क्या है वो भी बता सकते हैं। फिर कार्य के प्रकार, शारीरिक कार्य और मानसिक कार्य, तो शारीरिक कार्य के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद से मानसिक कार्य के बारे में बताया गया, थकान के बारे में बताया गया, फिर परिभाषाएँ बताई गई, फिर थकान के प्रकार और उसमें उसको कैटेगराइज करके और उसके कौन कौन से लक्षण हैं वो बताए गए। मानसिक थकान, उसके लक्षण क्या हैं वो बताए गए हैं। फिर थकान के क्या कारण हैं, नींद की कमी, शारीरिक स्वास्थ्य, प्रकाश का प्रभाव, फिर संचित शक्ति का ह्रास, स्वच्छ वायु और ऑक्सीजन का अभाव, विषैले पदार्थों का पाया जाना,
फिर थकान को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं ये बताया गया है। निद्रा, आवश्यकता अनुसार विश्राम, कार्य में परिवर्तन, खेल, मनोरंजन और विद्यालय में थकान के कारण क्या क्या होंगे ये यहाँ पर बताया गया है कि कमरा अगर हवादार नहीं है, रोशनी नहीं आ रही है, पाठ्यक्रम ठीक नहीं है, उनके इंटरेस्ट का नहीं है, अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाया जा रहा है, टीचिंग मेथड ठीक नहीं है, तो उनको थकान होगी। बैठने का स्थान ठीक नहीं है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि कौन कौन से विद्यालय में थकान के कारण हो सकते हैं। फिर विद्यालय में थकान दूर करने के उपाय बताए गए हैं। अवधि, बैठने का स्थान, समय सारणी का गठन, फिर विद्यालय का वातावरण, मनोरंजन, पौष्टिक आहार की व्यवस्था, शिक्षण विधियाँ, फिर कार्य वक्र यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से कार्य किया जाता है, और फिर उसके बाद से आएगा क्रियात्मक पक्ष। तो यहाँ तक सैद्धांतिक पक्ष बताया गया है आपको। आप सैद्धांतिक पक्ष में और भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको बुक से अच्छा मैटर मिल जाता है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद से आएगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में क्रियात्मक पक्ष सबसे पहले लिखा जाएगा। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है क्रियात्मक पक्ष, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रयोग का नाम, और प्रयोग का नाम क्या है? मानसिक कार्यों थकान। तो ये आपको लिखना होगा। आप ध्यान रखिएगा कि ये एक्सपेरिमेंट है, टेस्ट नहीं है, तो आपको प्रयोग ही लिखना होगा। जहाँ परीक्षण होता है वहाँ पर टेस्ट होता है, वहाँ पर परीक्षण लिखा जाता है, वहाँ पर लिखा जाएगा परीक्षण का नाम, और यहाँ पर प्रयोग है तो प्रयोग का नाम। फिर उद्देश्य, किस उद्देश्य को लेकर हम ये प्रयोग कर रहे हैं। तो पहला क्या है? विषय में मानसिक कार्य द्वारा उत्पन्न थकान का प्रभाव ज्ञात करना। दूसरा, थकान उत्पन्न करने वाले तथा निवारण करने वाले तथ्यों की जांच करना। और तीसरा, कार्य करने की वक्र रेखा का अध्ययन करना। तो इन तीनों के आधार पर ही हमारा ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ है, और इनके आधार पर ही हम अपना रिजल्ट निकालेंगे। अब उसके बाद से आ जाएगा विषय का विवरण। विषय का विवरण अर्थात जिस पर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो वहाँ उसका नाम लिख दिया जाएगा यहाँ पर। फिर उसका आयु, कितने एज का है उसका, और ये हाई स्कूल लेवल के बच्चों के ऊपर किया जाता है तो उसकी एज 15 साल के आसपास ही होगी। फिर लिंग, पुरुष या महिला। फिर शैक्षिक योग्यता, अगर वो हाई स्कूल का है तो हाई स्कूल, 8th का है, 7th का है, 6th का है, 9th का है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर शैक्षिक योग्यता। और कॉलेज में आप जब करते हैं वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लेके होते हैं तो आप एक दूसरे के ऊपर कर लेते हैं। तो आप बीएड का अगर है तो बीएड अध्ययनरत, बीएलएड का है तो बीएलएड अध्ययनरत लिख लेंगे। फिर शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य सामान्य होगा, क्योंकि एबनॉर्मल बच्चे पर आप ये प्रैक्टिकल ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, उसका रिजल्ट ठीक ढंग से नहीं आएगा। तो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य सामान्य होगा। अगर थका हुआ है शारीरिक रूप से तब भी वो नहीं आएगा, तो बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो, मेंटली स्वस्थ हो उसका, और शारीरिक रूप से कोई भी बीमारी का शिकार ना हो, थका हुआ ना हो, तो वो आपके रिजल्ट को अच्छे से देगा। फिर आएगा प्रयोगकर्ता का परिचय। इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, नाम के आगे, आयु के आगे अपनी आयु, और शैक्षिक योग्यता के आगे अपनी शैक्षिक योग्यता। फिर किस दिन, किस दिनांक को, किस समय पे आपने प्रैक्टिकल ये किया है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। दिनांक, दिन, समय, किस समय स्टार्ट किया था, और स्थान के लिए मनोविज्ञान प्रयोगशाला। ठीक है। फिर आएगा इसमें आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण में गुणन प्रपत्र होगा, जिसको वैलेंटाइन शीट भी कहा जाता है। फिर विराम घड़ी, फिर ग्राफ पेपर, पेन, रबर पेंसिल आदि। तो ये आपका आवश्यक उपकरण या आवश्यक सामग्री हो जाएगी। फिर आएगी प्रारंभिक तैयारी। प्रारंभिक तैयारी में आपने इस प्रयोग को करने के लिए कौन कौन सी प्रारंभिक तैयारी की थी। तो इसमें सबसे पहले आएगा, सर्वप्रथम वातावरण को शांत किया गया तथा कमरे में प्रकाश एवं वायु की उचित व्यवस्था के लिए तैयारी की गई। विषयी को बैठाने की उपयुक्त व्यवस्था की गई। विषयी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किया गया।
नेक्स्ट है प्रयोग हेतु विषय को शारीरिक मानसिक रूप से तैयार किया गया। विषय को सभी निर्देश अच्छी तरह से समझा दिए गए। गुणन प्रपत्र और विराम घड़ी ठीक तरह से जांच कर ली गई। कोई मिसप्रिंट है अगर तो उसको भी आप सही करवा सकते हैं। विराम घड़ी आपकी सही चल रही नहीं चल रही वो भी ठीक से प्रारंभिक तैयारी के रूप में सारी चीज़ें कर ली गई। फिर उसके बाद से आएगा सावधानियाँ। तो सावधानी में आप इस ध्यान रखेंगे कि आपका एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है वो कहीं कोई गड़बड़ रिजल्ट ना आ जाए, या उसके लिए जो उचित चीज़ें हैं वो आप ध्यान में रखें। तो वातावरण शांत रहना चाहिए, वो आप ध्यान रखेंगे। विराम घड़ी आपकी ढंग से काम कर रही है और आप ठीक टाइम पर आप 2 मिनट का जो आपको बताना है वो संकेत ठीक ढंग से देंगे। बच्चे के बैठने की व्यवस्था ठीक ढंग से करेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि बच्चा बीच से भाग ना जाए। 1 घंटे का है, लगातार बच्चा करते करते थक जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बीच में बच्चा, और एक बैठक में ही आपको पूरा ये काम करवाना है। ये नहीं कि बीच बीच में आप 10-10 मिनट का रेस्ट देते जाएँ, वो भी नहीं। आपको 1 घंटा लगातार, तभी आप इसको ठीक ढंग से इसका रिज़ल्ट निकाल पाएंगे। फिर निर्देश, कौन कौन से आपको निर्देश देने हैं, वो आप सामान्य निर्देश और विशिष्ट निर्देश, जो मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से गुणा करवानी है, वो निर्देश यहाँ पर दिया जाएगा। आप निर्देश अच्छे ढंग से देंगे तो सब्जेक्ट आपका प्रयोग भी अच्छे ढंग से करेगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ट्रायल तो आपका ऐसे बेकार चला जाता है, सब्जेक्ट समझ नहीं पाता है कि किस तरीके से इसमें गुणा करनी है। तो आप उस चीज़ को अच्छे से निर्देश के रूप में आप एग्जाम्पल लेके भी उस बच्चे को समझा सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये सारे निर्देश दिए गए हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे कि गुणनफल की चौथी संख्या से गुणा करेंगे और फिर गुणनफल प्राप्त चौथी संख्या के सामने लिख देंगे। यदि प्रयासों के बीच में किसी संख्या के गुणनफल की इकाई 0 शून्य आता है तो उसे 1 मानकर अगली संख्या से गुणा किया जाएगा। यदि चौथी संख्या का गुणनफल 0 आता है तो उसे चौथी संख्या के सामने लिख देंगे। उसके बाद पहली संख्या को छोड़कर अगली संख्या 4 संख्याओं का समूह बनाया जाएगा तथा उसी प्रकार गुणनफल करके प्राप्त इकाई को चौथी संख्या के सामने लिख दिया जाएगा। 30 मिनट का 1 घंटे का होगा, जिसमें 30 प्रयास होंगे और 2-2 मिनट का होगा। ये सारी चीज़ें आप निर्देश के रूप में यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि जो आपने काम किया है वो सब कुछ आप यहाँ पर निर्देश के रूप में लिखेंगे। और फिर इसके बाद से प्रोसीजर में आप काम कैसे स्टार्ट किए हैं और कहाँ तक काम किया है लास्ट तक, वो सारा आपको इसमें लिखना होगा कि आपने विषय के साथ अच्छा सामंजस्य स्थापित कर 1 घंटे का काम स्टार्ट किया, गुणन पत्र दिया, गुणन करने के लिए बताया, निर्देश दिया, फिर सारे प्रयास हो गए तो आपने उसको वैलेंटाइन सेट लेकर और उसको सहयोग के लिए धन्यवाद कहा। ये सारी चीज़ें आप उसमें बताएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें लिख दी जाएंगी। और उसके बाद से फिर आप ये करवाने के बाद उससे इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट या अंतर्दर्शन विवरण लिखवा लेंगे। और इसमें आप ये लिखवाएंगे कि उसको इस कार्य को करते समय क्या अनुभव हुआ, क्या उसने फील किया, वो आप लिखवा लेंगे और फिर यहाँ पर उसके सिग्नेचर हो जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा कि एक्सपेरिमेंट में इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट लिखवाया जाता है और टेस्ट में इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद से जो आपने वैलेंटाइन सेट पे मल्टीप्लिकेशन कराया था वो आप यहाँ पर लगा देंगे और इसी के आधार पे फिर टेबल बनेगा। तो आप देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया था कि गुणा किस तरीके से करनी है वो इसी तरीके से गुणा करनी है। अगर आपको वहाँ नहीं समझ में आया था तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इस तरीके से गुणा, और 2 मिनट हुआ तो यहाँ पर एक लाइन खींच दी गई, फिर 2 मिनट हुआ लाइन खींच दी गई, फिर यहाँ पर फिर से स्टार्ट कर दिया गया है, मतलब गुणा यहाँ से नहीं स्टार्ट करके यहाँ से किया गया है और फिर यहाँ पर लाइन खींच दी गई है। इस तरीके से लाइन खींचते चला गया है हर 2 मिनट पर, ठीक है। तो ये चीज़, और ये एक पेज है, इसमें 4 पेज होते हैं, तो आप यहाँ ख़त्म हो गया तो फिर नेक्स्ट पेज करके उस तरीके से गुणा होती जाती है। तो ये सीट आप लगा देंगे और इसी के आधार पे फिर आपकी ये टेबल बनेगी और टेबल में क्रम संख्या, प्रयास, कुल कार्य, सही उत्तर, त्रुटियाँ, पहले ट्रायल में कितने कार्य किए गए, कितना सही उत्तर आया और कितनी त्रुटियाँ हुई। तो आप देखिए कि यहाँ पर पहले ट्रायल्स में कुल कार्य 15, सही उत्तर 12 और त्रुटियों में 0 दिया है। वो इसलिए दिया गया है
क्योंकि यहाँ पर आगे क्या हमने देखा था कि 3 में कोई भी गुणा नहीं हुई है, वो चौथे के सामने लिखी गई, इसलिए कुछ ऐसे नंबर आएंगे जहाँ पर कि आपको 3 का डिटेल नहीं मिलेगा, तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरे ट्रायल्स में कुल कार्य 12 है, फिर सही उत्तर 11 है और एक त्रुटि है, तो टोटल 12 हो गया। फिर तीसरे ट्रायल में भी इसी तरीके से 13, सही कार्य 10, और तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा आपको इस पर टेबल उसी तरीके से बनेगा जैसे आपने यहाँ पर किया है। आपने टोटल गिन लिया कितना है, फिर उसके बाद से इसमें कितने सही हैं वो लिख दिया, कितनी गलतियाँ हैं वो आगे लिख दिया दूसरे में। और तीसरे में देखिए यहाँ से लिया गया है तीसरा ट्रायल्स और यहाँ तक है, तो इसमें फिर 3 का वही आ रहा है, उसमें सारे ट्रायल्स सारे सही हैं, तो 3 माइनस हो जाएगा और उस तरीके से आप कर लेंगे, इसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपका पूरा टेबल ये बन गया। अब गणना थकान गुणांक निकालनी है आपको, तो प्रथम 3 प्रयासों के प्राप्तांक अंतिम 3 माइनस अंतिम 3 प्रयासों के प्राप्तांक अपॉन प्रथम 3 प्रयासों के प्राप्तांक इंटू 100, और ये फिर ये कैलकुलेशन हो जाएगी और उसके आधार पे ये गुणांक निकल कर आ जाएगा। यहाँ प्रतिशत नहीं होगा, ये प्रतिशत गलत लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद से आप बता देंगे कि ये तो ओवरऑल कि क्या रिज़ल्ट आया है। फिर उसके बाद से ग्राफ बनेगा और उसमें ग्राफ में 3 ग्राफ बनेंगे, पहला प्रयास और कुल कार्य के बीच में, तो ये प्रयास और कुल कार्य के बीच में बना हुआ है, और आप स्केल लेकर अच्छे से ग्राफ बना सकते हैं और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि किस तरीके से कार्य में उतार चढ़ाव आ रहा है, तो उसका मानसिक थकान और शारीरिक थकान दोनों हो सकता है इसकी वजह से। फिर आ रहा है आपका अटेम्प्ट्स एंड करेक्ट रिस्पांस, तो करेक्ट रिस्पांस के बीच में ये आपका ग्राफ बन गया है, वो भी स्केल के अकॉर्डिंग। फिर आपका आएगा एरर्स एंड अटेम्प्ट्स एंड एरर्स, तो ये जो एरर्स हो रही हैं इससे हम कहेंगे कि उसके मानसिक थकान की वजह से एरर्स हो रही हैं। अब इसी को हम परिणामों की व्याख्या जो टेबल बनाई थी और जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ परिणामों की व्याख्या कर देंगे, और हम लगातार ट्रायल्स एक एक ट्रायल्स के आधार पर कर सकते हैं या ओवरऑल हम कर सकते हैं कि किन किन में गलतियां हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर मानसिक थकान की वजह से गलतियां हो रही हैं। अगर कुल कार्य में कमी आ रही है कहीं, तो वो शारीरिक थकान की वजह से हो सकती है कि हाथ बहुत थक गया है तो हम गुणा नहीं करेंगे, लेकिन अगर गलती हो रही है तो नेचुरल सी बात है कि वो जब मानसिक रूप से थकान हो रही है तो वहाँ पर गलती हो रही है। और जब लास्ट में हम देखेंगे कि 2 ट्रायल्स शेष हैं ये अगर कहा गया तो उनके कार्य में बढ़ोतरी हुई है, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं कि जब बच्चा बहुत थक रहा हो तो हम अपनी टीचिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं कि हम उससे कह दें कि अब आपकी छुट्टी हो जाएगी, तो शायद वो थकान भूलकर अपने टीचिंग में मन लगाए। फिर ग्राफ के अकॉर्डिंग ये व्याख्या की गई है और फिर उसके बाद से निष्कर्ष निकाला गया है। किसी कार्य को निरंतर करते रहने से व्यक्ति की कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता में कमी आती है, जिसके परिणामस्वरूप ध्यान केंद्रित नहीं हो पाने से त्रुटियां होने लगती हैं, तो ये निष्कर्ष निकाला गया है। और फिर उसके बाद से शैक्षिक निहितार्थ अर्थात ये प्रयोग हमने क्यों किया, तो इससे पता चलता है कि छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए तो उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, जैसा कि लास्ट 2 ट्रायल्स के लिए किया गया था, उसमें देखा कि आपने ग्राफ बढ़ गया है। यदि किसी छात्र किसी कार्य को के प्रति रुचि लेता है तो उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। पहले कार्य स्टार्ट किया, नहीं रुचि थी, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा, रुचि आई, तो उसमें कार्य क्षमता में वृद्धि होने लगी, वो भी आप पीछे ग्राफ के द्वारा देखे हैं। फिर इस प्रयोग द्वारा मानसिक थकान के कारणों का ज्ञान प्राप्त कर उसे बचने के उपायों का पता चलता है। फिर नेक्स्ट है मानसिक थकान के कारणों का पता चलता है और कौन कौन से थकान के कारण हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं व्याख्यान में। और फिर उसके बाद से आएगा संदर्भ ग्रंथ। तो इस तरीके से आपका ये मेंटल वर्क एंड फटीग मानसिक कार्य में थकान प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस प्रयोग को अच्छे से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।